हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि लर्नर्स, आप सबको पता है मैं आपको कॉमर्स के लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑफ योर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी के। तो आज की भी मेरी वीडियो लेक्चर्स उसी के बेसिस पे। आज के मेरे वीडियो लेक्चर्स है बिजनेस स्टडीज के ऊपर, जो कि मेरा चैप्टर 2 चल रहा था बिजनेस स्टडीज का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और उसका आज का जो मेरा सब टॉपिक है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले के टॉपिक देखने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को कंसल्ट कर सकते हैं। और लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। हर एक आपको सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे एक ही चैनल में यहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए आज के हम वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ऑन द टॉपिक डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर मैं आपको एक बार एक उड़ता उड़ता व्यू दे दूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी या आपकी कंपनी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which have perpetual existence and common seal। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, ये आपको डिटेल में तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, बट अगर मैं आपको अभी उड़ता उड़ता इसके बारे में बता दूं तो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि ऐसी आपकी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है आप मेरी पुरानी वीडियो में देख लेना, जिसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब वो हमेशा चलेगी, वो किसी की डेथ से, किसी की इंसॉल्वेंट होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एक कॉमन सील यानी कॉमन अपनी लीगल अथॉरिटी के अंतर्गत काम करती है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव अ परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड अ कॉमन सील। ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो लर्नर्स, अब हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। पहला मेरिट होता है कंपनी का वास्ट या बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है लर्नर्स, आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसमें आपके सारे मनी होता है, पैसा होता है, कैपिटल आता है, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स होता है। आपके फाइनेंशियल एसेट्स में आपके फिजिकल एसेट्स भी आ सकते हैं, आपकी इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं, या आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, या आपके अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो सकते हैं आपके, चाहे वो आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो, ये सारे आते हैं। अब आपको ये पता चल के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होता है। और हमारा फर्स्ट मेरिट है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है, वास्ट वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी बिग। तो इसमें बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। किस वजह से इसका बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी पर्सन्स इन इट। इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। जब इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं तो हर बंदा अगर अपने अकॉर्डिंग भी अपने रिसोर्सेज को लगाएगा, मतलब एक इंसान ने सपोज करो 5 लाख रुपीस एक बिजनेस में लगाए और प्लस एसेट्स अलग, तो ऐसे से करते इतने सारे पर्सन होंगे तो सबका पैसा इकट्ठा हो जाएगा और वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा और रहेगी तो वो एक ही कंपनी, तो वो एक कंपनी ग्रो होती है। ये आपका ये जो वास्ट और बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये आपका किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि और किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत ज्यादा इतने ज्यादा लोग नहीं होते जितने ज्यादा लोग आपकी कंपनी में होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका यही होता है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं। होपफुली सो लर्नर्स, आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है इसका लिमिटेड लायबिलिटी। ये जब कल मैं आपको इसके फीचर्स करवा रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था, जो आपका ये कंपनीज है वो चलता है या उसकी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है कंपनीज एक्ट 2013।
कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे आपका कंपनीज चलती है। तो जब आपकी कंपनीज में पर्सन्स ने एनरोल करवाया होगा तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एनरोल करवाया होगा, और जिस अमाउंट में उन्होंने अपनी लाइबिलिटी कही होगी कि हम अपनी लाइबिलिटी इस अमाउंट तक पे करेंगे एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन के टाइम पे जिस अमाउंट में उन्होंने कहा था उसी ही अमाउंट में उनकी आगे वो चलेगी, उन्हें उसी अमाउंट में लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने कम ज्यादा लॉस हो गया तो उन्हें ज्यादा देना पड़ेगा। जिस अमाउंट में उन्होंने कहा था, उन्होंने मेंशन किया था, उसी अमाउंट में उन्हें लाइबिलिटी को अपनी पे ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए ये इसका फीचर और एडवांटेज दोनों होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि उनको उसी अमाउंट में अपना अमाउंट पे करना होता है, लॉसेस अपना शेयर देना होता है जिस अमाउंट में उन्होंने मैंशन किया था। फिर थर्ड पॉइंट पे मैंने आपको कल अपने फीचर में बताया था परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है अ कंपनी इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट और इलीगल ऑफेंस ऑफ अ पर्सन। मतलब एक इंसान को एक कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसके पार्टनर की डेथ हो जाए, चाहे उसके पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे उसका पर्सन जो है या कोई भी एक पर्सन की बैंक करप्ट हो जाए या वो इलीगल ऑफेंस इलीगल काम करता हुआ पाया जाए। एक हट जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा हट जाएगा तीसरा आ जाएगा, इसे एक बंदे से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके एक मेंबर्स के साथ कोई दिक्कत होगी तो ये आगे और मेंबर्स को अपॉइंट करके अपनी कंपनी को चला सकता है। तो इसमें परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है गोइंग कंसर्न, कितने टाइम तक भी आपकी कंपनी चल सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर्स की रजामंदी और पार्टनर्स का होना, फिक्स पार्टनर्स का होना जरूरी होता है। वरना और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि अगर आपकी एक खराब हो गए, एक हट गए तो आपकी कंपनी ही बंद हो जाती है या आपका बिजनेस ही बंद हो जाता है। बट ऐसा इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं है। फिर फोर्थ होता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इस टॉपिक के अधिकतर मेरिट्स इसके फीचर्स हैं, तो ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या होता है? इन केस ऑफ अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, इन केस ऑफ अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो शेयर होल्डर होता है उसके पास पूरा राइट होता है अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर करने का, चाहे वो अपने डायरेक्टर्स हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉयर्स हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज हो, चाहे वो अपने मैनेजर्स हो। अगर आपकी पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर है तो वो अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है पब्लिक कंपनी के साथ, यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के साथ। अगर आपकी कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है या आपकी कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये रूल आपका उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। आप अपना शेयर्स किसी को ट्रांसफर इजिली नहीं कर सकते। जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फीचर है, मेरिट है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल आपकी पब्लिक कंपनी के साथ, गवर्नमेंट ऑन कंपनी के साथ ही एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि शेयर होल्डर अपने द्वारा रखे गए शेयर्स को किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से। ओके लर्नर्स, फिर फिफ्थ पॉइंट होता है इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो कंपनी चलती है वो अकॉर्डिंग टू आपके मैनेजमेंट चलती है, और इसमें बहुत अच्छा बहुत ही स्ट्रांग आपका मैनेजमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रॉपरली क्लासिफाइड लोग होते हैं। आपके मैनेजर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होता है, एम्प्लॉयज अलग होता है, एम्प्लॉयज अलग होते हैं। हर बंदों के पास अपनी अलग एक स्पेसिफिक जॉब होती है और स्पेशलाइजेशन वो होता है, वो अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं। प्रोफेशन क्या होते हैं ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो वो अपने फील्ड में पक्के होते हैं, प्रोफेशनलाइज्ड होते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसमें आपके हर एक जो इंसान होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है अपने फील्ड में। ओके लर्नर्स, फिर 6 पॉइंट होता है इसका आपका स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, ग्रोथ होना। अगर एक बार आपकी कंपनी चल गई, आपने किसी भी राइट्स के अकॉर्डिंग, किसी भी अपनी इमेज के अकॉर्डिंग या किसी भी अपनी बेटर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपकी एक बार कंपनी चल गई तो वो आगे हमेशा बढ़ेगी, कभी भी वो पीछे नहीं जाएगी, हमेशा उसका ग्रोथ ही होगा। आप ये मानिए 3 टाइप की आपकी कंपनी होती है ना, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल।
तो अगर आपकी स्मॉल स्केल कंपनी है, वो अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, अच्छी अपनी परफॉर्मेंस तो शो कर रही है, तो वो कब मीडियम स्केल हो जाए पता नहीं चलता। और अगर कोई मीडियम स्केल की कंपनी है और वो अच्छा अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो वो कब लार्ज स्केल बन जाए और एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए लार्ज स्केल की, पता नहीं होता। तो आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते रहिए, अच्छी अपनी मार्केट में इमेज देते रहिए, अपनी बेटर कॉन्फिडेंस को जनरेट करते रहिए। आप एक दिन अगर आप अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हो, अच्छे से अपनी कंपनी चला रहे हो, एक दिन आपकी कंपनी एमएनसी इंटरनेशनल कंपनी बनने में देर नहीं लगेगी। तो इसमें बढ़ावा होता है। लेकिन आप एक अगर सोल ट्रेडिंग में देखिए, आपका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंसान पर्टिकुलर अकेला इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी काम कर ले, वो कभी भी एमएनसी नहीं बन सकती उसकी बिजनेस की। कभी भी वो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अपने बिजनेस को नहीं चला सकता। वो जितना भी कर रहे रहेगा, वो अपने एरिया तक ज्यादा अपने स्टेट तक मान लो वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, बट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक्सपेंशन इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर इमेज होते हैं। अगर आप अच्छा करोगे तो आप आपकी कंपनी जल्द से जल्द ग्लोबली इंटरनेशनली और एमएनसी कंपनी बन जाएगी। ओके लर्नर्स, फिर 7th पॉइंट होता है आपका इसका पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें इस कंपनी में, इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी लीगल अथॉरिटी यानी अपेक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बनती है। मतलब कौन से अपेक्स अथॉरिटी है? कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनती है। और ये जब एक वास्ट कंपनी बनती है, जब ये एक बड़ी कंपनी बनती है, तो इसके साथ सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जुड़े होते हैं और ये अपने गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ती है। जब इसमें गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, भले प्राइवेट कंपनी भी हो, बट वो भी गवर्नमेंट के बनाए हुए गाइडलाइंस पे ही चलती है। जब ये सारी स्ट्रिक्ट और अपने कह सकते हैं नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स, एथिक्स को मानती है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए जनरेट होता है। पब्लिक को ये लगता है कि ये फ्रॉड एंड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सारा कुछ कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का होता है। समझ गए लर्नर्स? फिर लास्ट होता है सेपरेट प्रॉपर्टी। ये सेपरेट लीगल एंटाइटी होते हैं। ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था फीचर्स में इसके। ये सेपरेट लीगल एंटाइटी ठीक उसी वक्त से बन जाती है जिस वक्त ये अपना काम का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब ये अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेती है रजिस्ट्रार एक्ट के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रार के पास कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी वक्त से इसके पास अपने सारे राइट्स होते हैं अपनी कंपनी को पर्सनली चलाने का और अपने आप डिसीजन लेने का। बट अब आप कहोगे ऊपर तो मैंने कहा ये कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है, गवर्नमेंट एथिक्स को फॉलो करती है, अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चलाने का, अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने का, बस गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए उसे कंसीडर करते हुए। समझ गए लर्नर्स? फिर 9th और लास्ट पॉइंट इसका मेरिट का होता है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हर जगह की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वेदर इट इज योर जीडीपी, वेदर इट इज योर नेशनल इनकम, वेदर इट इज योर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है आपकी कंपनीज पे, आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, आपकी कंपनीज पे। कंपनीज कितनी ग्रोथ करती है, आपकी कंट्री की कंपनीज कितनी ज्यादा एमएनसीज बनती है, आपकी कंट्री की कंपनी कितने ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करने में कामयाब होती है। तो ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का इसलिए इंडिकेटर होते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं। एक ही कंपनी से थाउजेंड्स लैक्स ऑफ लोग जुड़े होते हैं और उनका अगर डेवलपमेंट होता है तो ईच पर्सन का डेवलपमेंट होता है, तो नेशनल इनकम बढ़ती है और नेशनल इनकम बढ़ती है तो आपके पूरी कंट्री का भी डेवलपमेंट होती है। ये बिगेस्ट आपका इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर बोले तो ये बिगेस्ट आपका क्या कह सकते हैं जरिया होता है जिसे मेजर करता है आपकी कंपनी की ग्रोथ का, आपकी कंट्री इफेक्टिव चल रही है नहीं चल रही बाय द हेल्प ऑफ योर कंपनी। होपफुली सो लर्नर्स आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थे इसके मेरिट्स: वास्ट बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, पब्लिक कॉन्फिडेंस, सेपरेट प्रॉपर्टी, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। होपफुली सो आपको लर्नर्स ये इसके 9 के 9 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब इसके डीमेरिट्स पे चलते हैं। तो लर्नर्स जैसा कि आपको पता, मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ एक चीज ऐसा तो हो नहीं सकता कि संपूर्ण होती है। जब एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, तो एक चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ तो होते ही है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इन्हें हम देख लेते हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन। ये मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में इसका टॉपिक डालूंगी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी अपनी अगली वीडियो में। आज इस वीडियो के लिए आप इतना समझ लीजिए कि
जब एक कंपनी बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा उसे नॉर्म्स को, बहुत ज्यादा उसको फॉर्मेलिटीज को, लीगल फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता है। और इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज अपनी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए अपने एथिक्स को, अपनी कंपनी को बनाना होता है। और उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। आपके MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपका AOA होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपके फिर प्रोमोटर होता है, आपकी लीगल रजिस्ट्रेशन होते हैं। वो मैं आपको डिटेल में अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक कंपनी को खड़ा करने में, स्टैब्लिश करने में, वेदर इट इज योर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है। लोग सोचते किसी के पास अगर इतना ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है, सपोज करो पैसा भी है, सपोज करो, अगर उसके पास इतनी इंटेलिजेंस लेवल नहीं है कि वो इन सब चीजों को अच्छे से कर सके, तो फिर वो अपनी कंपनी नहीं खोल सकता, वो किसी और तरीके से अपना बिजनेस करने के लिए ऑब्लाइज्ड होगा। ओके लर्नर्स, फिर सेकंड पॉइंट होता है इसका गवर्नमेंट रेगुलेशंस। मैंने आपको बहुत सारी बात में, वीडियो में बहुत बार ये बात बता चुकी कि चाहे आपकी प्राइवेट ओन्ड कंपनी हो, चाहे आपकी पब्लिक ओन्ड कंपनी हो, वो आपकी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को उन्हें मानना कंपलसरी होता है। गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स, आपके प्रोटोकॉल्स को मानना उन्हें जरूरी होता है। वो अपनी जो कंपनी फॉर्म करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट का पूरा जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो उसमें तो अपना कंट्रोल होता ही होता है गवर्नमेंट का। जो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड कंपनी होती है उसमें भी गवर्नमेंट का उतना ही रोल होता है जितना भी आपका पब्लिक में। तो एक कंपनी को अपनी वर्किंग तो उसी अकॉर्डिंग ही प्लान करनी पड़ती है जिस अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट की कन्वीनियंस हो, आपकी गवर्नमेंट उसे अलाउ करे। ओके लर्नर्स, फिर थर्ड पॉइंट होता है इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर एक इंसान, अगर सपोज करो एक पर्सन ऑफ अ कंपनी, मतलब एक पर्सन कंपनी का कोई अपने रूल्स बनाना चाहता है ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर सके, ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर दे और वो सोचे कि मैं अपने कंपनी के रूल्स अपने आप बना लूंगा, तो ऐसा हो सकता है और दूसरे को ना पता चले, बिल्कुल भी नहीं। वो अगर कुछ काम कर रहा है तो उसे अपने जो कहते हैं को वर्कर्स को बताना ही बताना पड़ेगा, साथ में मिलके। इसमें आप अपने सेपरेटली काम नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर टीम। आपको एक टीम के अकॉर्डिंग काम करना होता है और उस टीम के अकॉर्डिंग आपको आगे अपना बिजनेस चलाना होता है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले कितने भी कैपेबल हो, टीम में आप एक यूनिटी में हो तो आप अपने बिजनेस को ऊपर भी ले जा सकते हो। और अगर आप अपने अकेले यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस को डुबा भी सकते हो। ओके लर्नर्स, फिर फिफ्थ पॉइंट होता है इसका डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। कई बार इसमें ऐसा होता है डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, बिकॉज इसका भी रीजन वही है, देयर इज अ बिग नंबर या देयर इज अ वास्ट नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडेड इन इट। बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। अब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो इसमें आपका डिसीजन मेकिंग ऐसा हो सकता है कि कई बार आप इस लेवल पे हो तो और आपको अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट में, या आपका 12th का टॉपिक है मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगी जल्दी। तो आपको ऐसा हो सकता है इफ यू आर प्रेजेंट इन अ ऑपरेशनल लेवल और थर्ड लेवल, देन if you want to talk to top level, then first you have to go from middle level, then there are certain authorities from which you have to go, and then finally you have to go in top level. तो कई फिर वो जो अपनी डिसीजन देके फिर वो इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको अपने बिजनेस को कई बार डिसीजन लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, इसलिए कहता है इसमें तेरे से डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। ओके लर्नर्स, फिर होता है आपकी ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक का मतलब होता है करप्शन। कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स पूरी डिपेंडेंट होता है अपने डायरेक्टर्स के ऊपर, अपने मैनेजर्स के ऊपर रिपोर्ट के लिए। और कई बार वो अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है अकाउंटेंसी सेशन में। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है ये मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो में बताया था, इसका डीमेरिट था। विंडो ड्रेसिंग होता है आपका असल में प्रॉफिट कम आया और आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा के बता दिया। क्यों बढ़ा के बता दिया? ताकि आपकी इमेज अच्छी बन जाए, आपकी कंपनी की इमेज अच्छी बन जाए। तो अगर सपोज करो आप लॉस में भी चल रहे हो तो भी ये विंडो ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट दिखा देता है। और क्यों दिखा देता है? ताकि आपकी इमेज अच्छी बन जाए कंपनी की। तो ओलिगार्किक मैनेजमेंट भी आपका कंपनी का एक डीमेरिट्स है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे जाके वो उनके लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ओके लर्नर्स,
फिर 7 होता है लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें जब ना सब लोग पूरे यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर का टीम, मतलब आपको अपनी टीम के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, आप अकेले कुछ भी नहीं हो इसमें। तो इसमें ना पर्सनल टच नहीं रहता। पर्सनल टच क्यों नहीं रहता? क्योंकि कोई भी बंदा ना इसे अपनी ड्यूटी नहीं समझता, बस होता है हम अपने अपने हिस्से का काम कर ले। इफ यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर तो आप प्रोडक्ट बना लो, इफ यू आर अ सेल्स मैनेजर आप सेल्स कर लो, बाकी का काम हमें क्या मतलब है, जो इसके ऊपर अथॉरिटी है वो करेगी। तो इसमें पर्सनल टच नहीं होता अपनी बिजनेस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग होते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपकी किसी के साथ आपके थॉट्स मैच नहीं करते, कोई कुछ चाहता है आप कुछ चाहते हो तो आपके थॉट्स क्लैश कर जाते हैं, तो आपकी लड़ाई भी हो सकती है। फिर होता है फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस। फ्रॉडलेंट मतलब गलत वे से काम करना, करप्टेड काम करना। वो आपका ये ऑलरेडी मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, आपके ब्लैक मनी हो सकती है, आपके फॉल्स शो ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आपका लैक ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है। इस वजह से आपकी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस हो सकते हैं, मतलब गलत तरीके से आपका बिजनेस रन किया जा सकता है। जबकि अगर आप अपने बिजनेस को गलत तरीके से रन करोगे तो आप ज्यादा समय तक ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रोथ जिस कंपनी की होती है वो उन्हीं की होती है जो एक बेटर कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स ऑफ पब्लिक गेन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशन गेन करने के लिए आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको अपनी कंपनी ढंग से चलानी चाहिए। तो इसलिए फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो आप हो सकता है उस साल अच्छे बन जाओ, बिजनेस आइकॉनिक मिल जाए आपको अवार्ड, बट हर साल आपको लॉन्ग इमेज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप अपने लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं चला सकते। फिर लास्ट पॉइंट होता है डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप आपका डिसोल्यूशन भी होता है, आपके 12th अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी भी वीडियो अपलोड करूंगी। आपकी जब आप बिजनेस को वाइंडिंग मतलब होता है बंद करना। अगर आप अपनी कंपनी को बंद करने के लिए सोचते हो तो भी इसमें बहुत, जितना इसको फॉर्मेशन में इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है उतना ही इसका बंद करने में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए कि आपको बंद करने में भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही आपकी फॉर्मेलिटीज होती है जितने की आपके बनने में होती है। क्या फॉर्मेलिटीज होती है मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, कंपनी को बनाना, कंपनी को बंद करना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट होता है। आसानी से ना ये बन सकती ना ये बंद हो सकती। ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में आपने सीखा क्या होते हैं मेरिट्स और क्या होते हैं डीमेरिट्स आपकी कंपनी के। होपफुली सो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। आज की वीडियो सेशन में इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। मेरी इन वीडियोस को ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर बच्चे का क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी भी वर्ड में भी डाउट हो, पॉइंट या उसका एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है, किसी भी अगर वर्ड में डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके हर एक कमेंट के जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।